ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक लंबी टाइम के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। एक्चुअली ये मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने जानबूझकर आपको थोड़ा वक्त दिया था क्योंकि बीच में प्री एग्जाम था और प्री एग्जाम यहाँ के लिए, इंडिया के लिए एक फेस्टिवल होता है, तो उसके लिए अवकाश देना आवश्यक था। फिर मैं यूपीपीसीएस के प्री को भी थोड़ा टाइम देने लगा। इन द मीन टाइम फिर रिजल्ट आ गया, मैं उसमें बिजी हो गया। और मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस या मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हिस्ट्री भी इस बार यूपीएससी में टॉपर रहा है सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के महत्व के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों से काफ़ी चर्चा की और बताया है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट है और जनरल स्टडीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए सबसे पहले तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करें, और जो जनरल स्टडीज़ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हिस्ट्री ऑप्शनल से नहीं जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वैसे भी पुस्तक लवर्स हैं, नॉलेज लवर्स हैं, तो उन्हें भी यह जानना चाहिए कि हिस्ट्री सब्जेक्ट दैट इज़ द गेटवे टू नॉलेज। आप हिस्ट्री के माध्यम से बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हो। आप देखते रहें कि पीछे हमने आपके लिए 2 सीरीज लाई है। एक सीरीज आपका रहा है जिसे आप कहते हो, जो मैंने प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का नाम दिया है और आप लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। एक और सीरीज में साइड बाय साइड चलाता रहा हूं, आपको याद होगा, दैट इज नोन एज क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। उसको क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो 2 सीरीज हमने नियमित आपके साथ किए हैं, लेकिन एक तीसरी सीरीज लेकर मुझे आने की इच्छा थी। इसकी वजह भी मैं बताता हूं। एक तीसरा का हमने नाम दिया नॉलेज इनहेंसमेंट सीरीज। आप कहेंगे क्यों? तो आपने महसूस किया होगा पिछले वर्ष मैंने बहुत सारे बुक्स का रिव्यू दिया था, और पिछले वर्ष बिल्कुल वो गैप हो गया था, क्योंकि एक वर्ष में कम से कम ऐसे 20 से 25 बुक्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, जो मैं महसूस करता हूं कि स्टूडेंट्स को उनकी सूचना होनी चाहिए। लेकिन उस पूरी एक सेशन में या 2 सेशन में उतने सारे बुक्स को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उसको अवॉइड करना पड़ा। और पिछले साल मुझे भी अफसोस हुआ कि 2021 में मैं आपके सामने कोई बुक सीरीज लेकर नहीं आया। ये प्रोग्राम केवल बुक सीरीज का नहीं है, ये एक बड़ा ही इनोवेटिव प्रोग्राम है। जैसे मैं महसूस करता हूं कि आपके इस एकेडमिक फील्ड में एक सोर्स ऑफ नॉलेज न्यूज़पेपर है, जिससे आपको करेंट डेवलपमेंट्स, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल, उसकी आपको जानकारी मिलती है। जो आपके रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं, उनमें बहुत सारे कुछ ऐसे ग्रेट कॉलमनिस्ट हैं जो बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। वह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट थीम पर वो एक अच्छे बुक को भी पब्लिश करते हैं। वैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स में बुक्स पढ़ने की पद्धति या परंपरा वैसे नए बुक या लेटेस्ट से लेटेस्ट बुक पढ़ने की नहीं रही है। एक एकेडमिक सर्कल में रहा है, यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम रहा है। एक वर्ल्ड ही है बुक लवर्स का ऐसा इंडिया में, जो भी अच्छे बुक्स आते हैं उसके टच में होते हैं। लेकिन यूपीएससी बीइंग अ वेरी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी हमेशा कोशिश यही करता है कि अगर बाजार में कोई नई बुक हो, कोई बहुत अच्छी बुक आ गई हो, तो क्वेश्चन सेटर का ध्यान वो इंगित करता है। लेकिन आप गलत ना समझे, मैं इसको स्पष्ट करता हूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से, जो एनसीईआरटी से अपना करियर शुरू करते हैं, जो करेंट न्यूज़पेपर से, कुछ एक आप कह सकते हो गाइड बुक से काम चलाते हैं, वैसे बच्चों को मैं यह लोड नहीं देना चाहूंगा कि आप नए बुक्स को पढ़िए या जानिए। मैं केवल एक बात आपसे शेयर करने आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा, हमने टॉपर की कॉपी भी देखी, बाकी चीजों को भी हमने देखा। तो और इससे पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने यह देखा कि चाहे वो ऑप्शनल पेपर हो या जनरल स्टडीज हो, अगर आप कोई बड़े महत्वपूर्ण नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज पर लिख रहे हो और आपने किसी बहुत रिप्यूटेड ऑथर या स्कॉलर के बुक का रेफरेंस दे दिया, बस रेफरेंस मात्र, क्योंकि आप जानते हो कि ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं है, यह एक यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन का आकार ही 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स हो, तो उसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ही बताइए कि अब आप इतने बड़े दायरे आप बुक्स में, अगर आप उस पर 2-3 पंक्तियां भी लिखना चाहेंगे तो अलाउड नहीं है।
लेकिन केवल अगर आप उस टॉपिक पर उस बुक का रेफरेंस मात्र दे देते हैं, ये मेरा विश्वास है कि दैट विल बी आई कैचिंग फॉर द एग्जामिनर, और एग्जामिनर आपको थोड़ा डिफरेंट जरूर देखता है। ऐसा मैंने खासकर हिस्ट्री में भी देखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे बुक्स के ऐसे रेफरेंस दिए, या फिर आप अगर इंडियन हिस्ट्री में भी कहें, अगर लेटेस्ट बुक कोई निकली हुई किसी रिप्यूटेड ऑथर की और उसको अगर रेफरेंस के रूप में दिया जाता है टॉपिक को लिखते हुए, तो उसको एग्जामिनर प्राइज करते हैं। तो मेरी इस प्रोग्राम और ये सीरीज लाने का एक इसमें हमारा दो बातें शामिल है। एक, या जो कोई ऐसी महत्वपूर्ण नेशनल या इंटरनेशनल इशू को हम चुनेंगे जो अभी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला हुआ पड़ा है, और उस पर निकली हुई एक वर्ष में या पिछले 1.5 वर्ष में या 2 वर्ष में, जो भी आप कह लें, लेटेस्ट बुक जितने भी रिप्यूटेड मार्केट के बुक निकले हुए हैं, उनको मैं रेफरेंस के तौर पर ऑथर करना और एक उसका केवल सेंट्रल आइडिया। हालांकि देखिए, मुझे मजबूरी थी कि मुझे इसका नाम पुस्तक समीक्षा देना पड़ा, लेकिन आई एम जस्ट सीकिंग पार्डन कि दिस इज नॉट बुक रिव्यू। बुक रिव्यू में तो एक बुक को आधार बनाकर पूरा रिव्यू किया जाता है, उसके स्ट्रेंथ पार्ट को, उसको वीकनेस पार्ट को उद्घाटित किया जाता है। हम वो नहीं करने जा रहे हैं, हम उस ऑथर का नाम देने जा रहे हैं, सेंट्रल आइडिया देने जा रहे हैं। इसमें दोनों तरह के हमारे ऑडियंस को लाभ होगा। एक, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे इस प्रोग्राम से वो लाभ उठाएंगे, वे अपनी एक नोट्स बनाते जाएंगे हमारे लेक्चर को देखने के बाद, जिसमें जब वह टॉपिक को कर रहे होंगे या कभी उनको जरूरत पड़ी, निबंध में, ऐसे वाले पेपर में खासकर विशेष जरूरत पड़ सकती है, जीएस वाले पेपर में भी पड़ सकती है, ऑप्शनल वाले पेपर में भी पढ़ सकती है, तो वहाँ वो उस ऑथर का नाम बुक के रेफरेंस के साथ देकर जितनी उनकी गुंजाइश लगी, अगर एक पंक्ति उसके सेंट्रल आइडिया पर लिखने की गुंजाइश हो तो ठीक है, अगर नहीं तो केवल उस ऑथर के नाम को कोट कर दिया जाए। बस मेरा यही कहना है। अब देखिए, मैं आ रहा हूं इशू के ऊपर। मैंने जो थीम चुना है वो थीम है नॉलेज इनहेंसमेंट सीरीज। मतलब इसमें आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, और हमारा टॉपिक होगा प्रजातंत्र का संकट, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, और उन पर निकली हुई जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके रेफरेंस में मैं डालना चाहूंगा। देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन ने की 2 महत्वपूर्ण देन है, एक है डेमोक्रेसी, दूसरा कैपिटलिज्म। अगर आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर के अलावा अगर आप किसी बुक्स, जर्नल्स में कहीं भी देखो, आप अगर टीवी चैनल पर जाओ, पिछले 4-5 वर्षों में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे इंपॉर्टेंट थीम रहा है तो वह रहा है कि क्या डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब डेमोक्रेसी सरवाइव क्यों नहीं करेगी, डेमोक्रेसी के सामने खतरा क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपके पास जितनी भी विचारधारा है, जितनी भी आइडियोलॉजी है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, सभी की जन्म कुंडली है, सभी का होरोस्कोप आप रखते हो। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने डेमोक्रेसी पर अलग से पढ़ा होगा, परंतु हिस्ट्री वाले तो डेमोक्रेसी की पैदाइश को ही देखा है, उसके ओरिजिन को ही देखा है कि कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। अब अगर आप पीछे जाते हैं, मैं पहले एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूं डेमोक्रेसी का, और कहां कहां वो क्राइसिस को झेला, और तब हम वर्तमान युग पर आते हुए और इस बुक के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। हम अभी आपको एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट रोम के रिपब्लिक की बात नहीं करना चाहेंगे। आपको पता होना चाहिए, एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम में एक असेंबली बैठती थी, उसको एक उदाहरण माना जाता है रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, क्योंकि उसमें चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते थे। तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई प्रेरणा वहीं से डेमोक्रेसी की मिली। वैसे भी डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, वह रूल बाय द पीपल था। अब हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि हम क्यों पीछे रहे। आपके एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम से पहले तो हमारे यहाँ लिच्छवी और आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में अलेक्जेंडर्स के एस अल्तेकर एक हिस्टोरियन हैं, वो कहते हैं अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन आए तो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, उन्होंने बहुत सारे नॉन मोनार्कियल स्टेट्स को, नॉन मोनार्कियल रिपब्लिक्स को देखा। उन्होंने वो रिपब्लिक को देखा, गणतंत्र को देखा, और वह गणतंत्र था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह सिकंदर के वो स्कॉलर्स बोल रहे हैं जिसने खुद ग्रीस में गणतंत्र देखा हुआ है। अब उनका अपना तर्क है, लेकिन ना तो वहां गणतंत्र है ना यहां गणतंत्र है।
ये है क्या? तो ओलिगार्की है, एक तरह का कुलीन तंत्र है। मुट्ठी भर लोग, जहां एक मोनार्क होना चाहिए, मोनार्क की जगह आप कह सकते हैं लोगों का एक समूह में सत्ता होती थी। कॉमन पीपल में आप देखेंगे, इंडिया में देखें तो शूद्राज है, वेमन है, या जो लोअर कास्ट के और भी जिसको आप अनटचेबल्स ग्रुप कहते हो, इन सभी को उसमें कोई शे नहीं था। बस जो मुट्ठी भर कुलीन थे, जो भूमिधारी थे, वही उस पर, सॉरी, भूमिधारी कहना तो उसमें मुनासिब नहीं है, आप कह सकते हो जो ट्राइबल चीफ थे, जो जनजातीय मुखिया थे, वो उस पर नियंत्रण रखते थे। कुछ कुछ वही हाल एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में था। वहाँ एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, दूसरी तरफ स्लेव्स थे। तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास सेव लेबर पर पलते थे, उनके पास काफ़ी रिसोर्सेस हुआ करते थे। वो अपने जीवन को बहुत ही जीवन के गीत गाते थे, उत्सव फेस्टिवल उनके लाइफ में होता था एंशियंट ग्रीस में, जैसे एक्सरसाइज करना, इंजॉय करना, फेस्टिवल मनाना, अपने बॉडी बिल्डिंग करना, यही सब उनके काम होते थे। और इस तरह से वह डेमोक्रेसी का, जिसको कहते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, वो आरंभिक रूप था। लेकिन वहां से हम उसकी गणना नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी मॉडर्न युग की आधुनिकता की देन है, आधुनिक युग की देन है। पहले धीरे धीरे यूरोप में एक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है, रेनेसां। उसके बाद वहां 18वीं सेंचुरी में प्रबोधन का काल आता है, इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट में पहली बार एक मिडिल क्लास के द्वारा स्लोगन दिया जाता है कि देयर शुड बी द लिमिटेड मोनार्की, राजतंत्र की शक्ति सीमित होनी चाहिए और एक चुनी हुई प्रतिनिधि संस्था के माध्यम से राजतंत्र को शासन करना चाहिए। मतलब एक इलेक्टेड असेंबली के सहायता से राजतंत्र को शासन करना चाहिए। तो आप देखेंगे अमेरिकी क्रांति और पहले तो एनलाइटेनमेंट प्रबोधन का यह नारा था कि गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल, मतलब सरकार जनता के लिए होना चाहिए। तो मतलब धीरे धीरे, जिसको आप कहते हो, कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज यहां से घर करना शुरू कर दिया, प्रजातंत्र का आगमन यहां से होने लगा। उसको और भी आगे बढ़ते हैं। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन घटित हुआ। अमेरिकी क्रांति के बाद एक वहां पर गवर्नमेंट तैयार हुआ। वह गवर्नमेंट रिपब्लिकन था। वो जो गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, और मतलब वहां पर एक गणतंत्रवादी पद्धति कायम हुई। उसके बाद वहां एक इलेक्टेड असेंबली बनी, वहां का विधानमंडल, 3 निकाय बने, कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण पर बल दिया गया। फिर फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट स्थापित हुआ। तो क्लेम करने वाले, खासकर फ्रांस की क्रांति के बाद क्लेम करते हैं कि वो रूसो की विचारधारा से प्रभावित था, और जीन जैक्विस रूसो ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और उसी को फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि उसने जनता के शासन की बात की। लेकिन मैं अब इतनी गहराई या इतनी डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूंगा। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद जो सरकार स्थापित हुई, वह सरकार डेमोक्रेसी के लक्ष्य से बहुत दूर थी। डेमोक्रेसी जैसी वहां कोई चीज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोगों को मताधिकार था। जिन लोगों को मताधिकार था वो मध्य वर्ग के लोग थे। उन्होंने राजतंत्र से लड़कर शक्ति हासिल की थी। उनका यह मानना था कि शक्ति हम में आनी चाहिए, लेकिन उनको डर था कि हमसे शक्ति कहीं खिसक कर निम्न वर्ग के पास या लोअर क्लास के पास न चला जाए, क्योंकि उनका नारा ही था कि गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल। मतलब कि सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए, परंतु जनता के द्वारा नहीं। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी, भाई ऐसा वो क्यों चाहते थे? तो उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम था, उनकी संख्या बल कम था, निम्न वर्ग का संख्या बल ज्यादा था। तो अगर निम्न वर्ग के को भी मताधिकार मिल जाता तो वो आउटवोट हो जाते, मतलब कि उनके हाथ से शक्ति खिसक जाती। तो एक तरह से उन्होंने एक गवर्नमेंट स्थापित किया। उस गवर्नमेंट के लिए बेहतर नाम होगा लिबरल गवर्नमेंट। वह उसको हम कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। मतलब उसको नाम होना चाहिए एक उदारवादी सरकार। उसे हम प्रजातांत्रिक सरकार नहीं कह सकते, क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब है कि सभी को मताधिकार हो। तो इस प्रकार से वैसे दुनिया में मध्यवर्ग दावा करता है कि हमने प्रजातंत्र लाया, मतलब कि हमने लोगों तक सत्ता और सरकार को पहुंचाया।
लेकिन सच्चाई यह है कि उसने बड़ी चालाकी की। स्वयं उसने मोनार्क से शक्ति तो छीनी, लेकिन जनता तक नहीं आने दी, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ या फ्रेंच रेवोल्यूशन। यह प्रक्रिया चलती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि निम्न वर्ग अगर मताधिकार से वंचित रहे तो बात सिर्फ वही नहीं थी, महिलाएं भी वंचित रही। माने विमेन को कोई, आप कह सकते हो, कोई फ्रेंचाइज नहीं मिला, कोई उनका इनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हुआ, कोई मताधिकार नहीं मिला। वो मताधिकार से वंचित उसी तरह रही जिस तरह निम्न वर्ग रहे। यह प्रक्रिया चलती रही। खैर, स्थिति ने करवटें बदली। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद निम्न वर्ग आए, मतलब निम्न वर्ग के रूप में खासकर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जिसको औद्योगिक श्रमिक वर्ग कहते हो, वो संगठित हुआ। कार्ल मार्क्स ने उसे सर्वहारा का नाम दिया। कार्ल मार्क्स ने एक विश्व क्रांति का मॉडल रखा, और सबसे बढ़कर मार्क्सवाद इस तथाकथित जो सो कॉल्ड जो उदारवादी प्रजातंत्र, जो उदारवादी सरकार थी, उदारवादी पूंजीवादी सरकार, जो मिडिल क्लास की गवर्नमेंट थी, उस मिडिल क्लास गवर्नमेंट को एक तरह से मार्क्सवाद ने तीव्र आलोचना करनी शुरू कर दी और बताया कि यह मुट्ठी भर लोगों का शासन है, मुट्ठी भर पूंजीपति सभी का शोषण कर रहे हैं, इन पूंजीपतियों से सत्ता को छीना जाना चाहिए। और सबसे पहले सर्वहारा वर्ग को, यानी प्रोलेटेरिएट क्लास को कहा कि आप रेवोल्यूशन करो, इनसे सत्ता छीनकर और फिर अपनी तानाशाही स्थापित करके प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर दो। तो एक खतरा तो मार्क्सवाद आया। फिर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय महिलाओं की और निम्न वर्ग की, खासकर सैनिकों की, इस युद्ध प्रयास में इतनी अधिक भागीदारी रही कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब स्थिति को फिर पीछे की तरफ मोड़ना मुश्किल था। तो पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब धीरे धीरे मध्य वर्ग को भी सुबुद्धि आई। उसे लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम एक पेड़ को बचाने में जंगल को ही खो दे, हम मताधिकार निम्न वर्ग तक नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्क्सवाद के प्रभाव में निम्न वर्ग ने सत्ता छीन ली तो फिर हमारी निजी संपत्ति भी समाप्त हो जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि चलो प्राइवेट प्रॉपर्टी बच गई तो बहुत बड़ी बात हुई, रह गई मताधिकार की बात। तो मताधिकार कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वोट को तो हम एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से आपने अगर देखा तो उन्होंने बस, मतलब वो अपने तरीके से उन्होंने फिर अब स्थिति को संभालना शुरू कर दिया और एक बीच का रास्ता अपनाया कि चलो इनको मताधिकार दे देते हैं। तो अब मताधिकार उन्होंने उसे प्रदान कर दिया। इस प्रकार निम्न वर्ग को मताधिकार मिल गया। तो दुनिया में डेमोक्रेसी आई, यही तथाकथित डेमोक्रेसी थी। खैर चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उधर सोवियत रूस में साम्यवादी क्रांति हो गई। वहां पर एक दुनिया की पहली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई और वह गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की। अब जो सोवियत रूस की मार्क्सवादी साम्यवादी सरकार है, वो ये तथाकथित पूंजीवादी सरकार की खिल्ली उड़ा रहा है। वो बता रहा है कि यार आप किसकी बात कर रहे हो, आप किस प्रजातंत्र की बात कर रहे हो। अरे तुमने तो एक तरह से मताधिकार दे के उनको एक तरह से ठगने की कोशिश की है, क्योंकि मताधिकार से तो उनको वास्तविक शक्ति आएगी नहीं, क्योंकि इतनी अधिक आर्थिक विषमता है। माने इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलरली अ लेबर। तो आप बेकार की बात कर रहे हो। ये कोई मताधिकार, ये जो आपका मताधिकार है वो वास्तव में प्रजातंत्र नहीं है, वो प्रजातंत्र का एक स्वांग है, एक प्ले है, एक गेम है। तो इसी प्रकार से ये कहते थे कि देखो आपने एक कम्युनिस्ट सिस्टम स्थापित की है, और कम्युनिज्म चूंकि आर्थिक समानता की बात करता था, लेकिन आर्थिक समानता प्यार से तो नहीं हो सकता था, डंडे के बल पर होता। तो आर्थिक समानता को हासिल करने के लिए वो बल प्रयोग की बात करते थे। तो ये जो तथाकथित उदारवादी पूंजीवादी मॉडल वाले, ये तथाकथित प्रजातांत्रिक थे, इनका कहना था कि भाई तुम्हारा सिस्टम क्या है, तुम तो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हो, आर्थिक समानता की बात करते हो, लेकिन लोगों की समानता, लोगों की स्वतंत्रता को तो आपने दबा कर रखा हुआ है। तो जब लोगों की स्वतंत्रता को आपने दबा कर रखा हुआ है तो फिर क्या फायदा है इसका। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहा, चलते रहे, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं हो सका। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व आर्थिक संकट आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन।
अब ये जो तथाकथित प्रजातांत्रिक मॉडल कहते हो बड़ा फ्रेजाइल मॉडल है। फ्रेजाइल मॉडल इसलिए है कि हर चीज के लिए एक मताधिकार, बहुमत वोट, आप कह सकते हो मेजॉरिटी वोट से काम होता है, इलेक्शंस होते हैं, लोगों की सहमति ली जाती है। और जब संकट की घड़ी होती है तो संकट की यानी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस में ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ा सा थरथराने लगती है, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण जब इमरजेंसी कोई भी संकट की घड़ी होती है तो देन यू आर सपोज टू टेक अ वेरी इमरजेंसी डिसीजन, एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी डिसीजन इन फैक्ट द डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ टू टेक द क्विक डिसीजन। तो क्विक डिसीजन अलाउ करता नहीं, आपस में सहमति बनती नहीं, अंत में क्या होता है कि एक क्राइसिस आ जाता है और डेमोक्रेसी ही खतरे में पड़ जाती है। ठीक वही हुआ यूरोप में। जिसी समय वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो जो भी यूरोप में कम से कम 28 देशों में डेमोक्रेसी थी वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई, और गिरते हुए वहाँ पर एक वन पार्टी गवर्नमेंट, जो पार्टी डेमोक्रेटिक थी भी उसका भी कैरेक्टर ब्रिटेन में, फ्रांस में, बाकी में बदलने लगा। और इटली, जर्मनी, स्पेन की तो बात मत पूछिए, वह वहाँ पर एक फांसीवादी सरकार स्थापित हो गई। फांसीवाद का मतलब ही उग्र राष्ट्रवाद था, और वह उग्र राष्ट्रवाद ने सभी प्रकार के विरोधों का बलपूर्वक दमन कर दिया। और जो फांसीवाद है उसने आक्रामक राष्ट्रवाद पर, एग्रेसिव नेशनलिज्म पर बल दिया। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि अगर मैं लगे हाथ थोड़ा फांसीवाद पर भी प्रकाश डाल देता तो बढ़िया होता। मैं आपकी मन की आतुरता को समझ सकता हूं, लेकिन चलिए कभी फांसीवाद पर भी मैं लेक्चर दूंगा, और उसके लिए भी मैं कुछ पुस्तकों के साथ आऊंगा तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपका ज्ञान का संवर्धन ही ना हो, ज्ञान के उस संवर्धन का सबूत भी रहे कि किस पुस्तक में हमने पढ़ा है। तो चलिए, तो ये बात हुई, तो इस तरह से बात आती गई। अब जब डेमोक्रेसी का दिन जो भी था, दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच लगभग डेमोक्रेसी मिट गई। और आप इस सिलसिले में आप जानेंगे कि बाद में नौबत तो यह रही कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक समाप्त हुआ तब तक 9 से लेकर 15 डेमोक्रेसी कुल बच गए। लगा कि दुनिया से डेमोक्रेसी ही नेस्त नाबूद हो गया। तो ये 2 वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा संकट था। तो मैं पहली बात तो आपको यह बताना चाहूँगा, डेमोक्रेसी की पहली आलोचना तो मैं यह कहना चाहूँगा कि एक तो यह आया, वह बहुत ही संदिग्ध अवस्था में आया, वो डेमोक्रेसी थी या नहीं, वह दबाव में लाई गई थी, साम्यवाद के दबाव में लाई गई थी। फिर वो डेमोक्रेसी का कहना होता है गवर्नमेंट बाय पीपल, लेकिन नहीं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो धनी और निर्धन सभी मिलकर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो जो पुअर हैं उनको मताधिकार की वास्तविक स्वतंत्रता होती नहीं है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं होती है। तो ऐसे में धनी लोग प्राय उसके वोट को खरीद लेते हैं, और एक बहुत तीव्र आर्थिक विषमता होती है। तो इसको कभी भी कोई समाजवादी चिंतक इस डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी मानता ही नहीं। तो ये समस्या भी रही। दूसरा, गरीबी और विषमता वाली समस्या रही। और तीसरी समस्या यह रही कि डेमोक्रेसी जो भी थी वह संकट के समय संभाल न पाने के कारण वह भी ध्वस्त होती चली गई। तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी के दिन अच्छे नहीं हुए। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो डेमोक्रेसी के दिन एक बार फिर पलटे। दुनिया में फिर एक बार डेमोक्रेटाइजेशन का प्रचार हुआ, फिर दुनिया में डेमोक्रेसी अपना एक्सपेंशन करने लगी। और देखते देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, खासकर आप विश्व इतिहास का इतिहास के स्टूडेंट को तो मैं हमेशा, या इतिहास या नॉन हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कोई भी सब्जेक्ट के हैं, मैं उनको कहूँगा कि दुनिया में जिस समय से इंसान ने इस पृथ्वी पर चलना शुरू किया, या कम से कम सिविलाइजेशन जब से डेवलप हुआ, तब से लेकर आप 21st सेंचुरी तक आए हो, तो कम से कम वहाँ तक कैसे इवॉल्व करके आए, ये जानकारी तो हर एक इंडियन को, हर एक इंटेलेक्चुअल को चाहिए। इसके बाद तब निर्णय होगा कि हमारा विषय हिस्ट्री है, या हमारा विषय पॉलिटिकल साइंस है, या हमारा विषय फिलोसफी है। तो उस सिलसिले में आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तब उपनिवेशों को आज़ादी मिली, डीकोलोनाइजेशन उसको बोलते हैं, उपनिवेश मुक्ति हुई। तो उपनिवेश मुक्ति के बाद तृतीय विश्व के देश, जिसमें पहले भारत से प्रक्रिया शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पहला आज़ाद होने वाला देश हिंदुस्तान था 1947 में, और उसके बाद बाकी एशियन देश आज़ाद होने लगे, अफ्रीकन देश भी आज़ाद हुए। तो जब हमने आज़ादी हासिल की, उस समय तक डेमोक्रेसी किसी थर्ड वर्ल्ड में नहीं था, उसको तृतीय विश्व कहते हैं, नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों में। तो लगता था कि चलो ये पश्चिमी देशों का ही की ही बपौती है, पश्चिमी देशों का ही वो धरोहर है डेमोक्रेसी, ये किसी थर्ड वर्ल्ड या किसी एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए नहीं है। जब हम, दूसरी बात है कि आपको मैं बताऊं कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद
पहले वहाँ पर जो उसको एक टर्म आता है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वो तो उन्होंने बाद में अपनाया था। जिस समय अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय तो मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने मताधिकार दिया हुआ था। तो अब नौबत यह आई कि उन देशों ने 150 वर्षों का टाइम लिया लगभग सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार लाने में। पहले कुछ लोगों को दिया, फिर कुछ लोगों को बढ़ाया, फिर और भी लोगों को। अब अमेरिका जैसा देश 1920 में महिलाओं को मताधिकार देता है, और ब्रिटेन 1928 में देता है, और फ्रांस 1944 में देता है। अब हमें आज़ादी मिली तो हमने आज़ादी लेते ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाकर इंडिया को डेमोक्रेसी घोषित कर दिया। पश्चिमी देशों के लिए भी ये आश्चर्य का विषय था। तो इससे क्या हुआ कि बाकी एशियो अफ्रीकन देशों में भी डेमोक्रेसी की होड़ लग गई। और इसी पर योगेंद्र यादव कहते हैं, इस सेंटेंस मेरा उस सेंटेंस से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक सेंटेंस क्वाइन किया है कि इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया ने, भारत ने प्रजातंत्र के विचार को ही कहीं प्रजातांत्रिकरण किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि दुनिया में डेमोक्रेसी का फैलाव होना शुरू हुआ, और इंडिया ने इसमें एक पायोनियर का काम किया। तो एशियो अफ्रीकन कंट्री में तथाकथित डेमोक्रेसी आई। लेकिन अब इसमें भी एक पेच है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट है जो समझना होगा कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी होगी, जो ब्रिटेन की डेमोक्रेसी होगी, वह घाना, नाइजीरिया या बांग्लादेश तो खैर बाद में आया है। जैसे इंडिया भी आप कह लें तो इंडिया हो, या फिर आगे आप किसी और अफ्रीकन कंट्रीज का नाम ले, अल्जीरिया, तो उन सब की डेमोक्रेसी एक नहीं होंगी। जिन देशों ने डेमोक्रेसी अपनाई भी, तो एशियाई अफ्रीकी देशों में इतनी आर्थिक सामाजिक बदहाली रही कि वहाँ का प्रजातंत्र ने भी बड़ा ही अजीब शेप लिया। वहाँ चुनाव भी होते थे, लेकिन चुनाव रुक रुक कर होते, कई बार चुनाव में अवरोध पैदा होता। तो चलिए, लेकिन फिर भी नाम तो डेमोक्रेसी का ही रहा। इसलिए आप मानकर चलें कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का फैलाव हुआ। अब कोल्ड वॉर के समय, शीत युद्ध के समय, अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी के पैरोकार के रूप में चला। सोवियत रूस अपने आप को गरीबों के मसीहा के रूप में माना। हालांकि अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दोनों देशों ने जहां जरूरत समझी तो अपने पक्षधर सरकार को खड़ा करने के लिए ये तथाकथित डेमोक्रेसी को ध्वस्त किया और अपनी मनमाने ढंग से अपनी सरकार को स्थापित किया। लेकिन चलिए, फिर भी हम मानकर चलते हैं कि उन्होंने कोई न कोई रूप में डेमोक्रेसी प्रगति ही करती रही। और ये पूरी प्रक्रिया, जिसको आप कहोगे कोल्ड वॉर के जो 4 दशक के टाइम है, वो दुनिया में डेमोक्रेसी के भी टाइम रहे। और अधिकांश देशों ने डेमोक्रेसी को धीरे धीरे एडॉप्ट किया, किसी ने उसके प्रक्रिया को फॉलो किया, किसी ने। अब पाकिस्तान भी टेक्निकली डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी आती थी, जाती थी, बीच में मिलिट्री डिक्टेटर से भी आता था। तो कई देश ऐसे थे जहाँ डेमोक्रेसी का आना जाना लगा रहा। जब आप 1990 के बाद, तब आपका आर्थिक उदारीकरण की दुनिया शुरू हुई, दुनिया खुली, सोवियत रूस का विघटन हुआ। सोवियत रूस के विघटन के बाद ये तथाकथित नव उदारवादी आर्थिक नीति आरंभ हुई। और फिर आर्थिक नीति, नव उदारवादी आर्थिक नीति ने दुनिया को समृद्धि लाई, ये तथाकथित इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने। लेकिन दुनिया में घनघोर विषमता को भी पैदा किया, और वह विषमता बाह्य विषमता भी थी, आंतरिक विषमता भी थी, और क्षेत्र के बीच भी विषमता थी। तो इसीलिए मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अब जो स्थिति 1990 के दशक और खासकर 2000-2001-2 के बाद, स्थिति धीरे धीरे एक दूसरा रुख पकड़ने लगा। क्योंकि आर्थिक उदारीकरण का मतलब है कि अपने अपने राष्ट्र का दरवाजा खोल दिया। क्यों? तो विदेशी वस्तुओं के लिए, विदेशी पूंजी के लिए, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण का तकाजा है कि आपको इकोनॉमी को ओपन करना होगा। इकोनॉमी को ओपन किया, कुछ तो दबाव में भी ओपन किया, कुछ उम्मीद से भी किया कि इकोनॉमी को ओपन करूंगा तो समृद्धि आ जाएगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO सभी यही आश्वासन दे रहे थे कि दुनिया में चारों तरफ समृद्धि आई, सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत डिवाइडेड दुनिया हो गई, और जो ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट था वो बहुत जिंक्स्ड रहा, बहुत डिवाइडेड रहा। कोई, किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ, किसी आंतरिक विषमता भी बढ़ी, एक क्षेत्र ज़्यादा कुछ समृद्धि मिली तो दूसरे क्षेत्र विपन्न हो गए। तो इस कारण से क्या हुआ कि दुनिया में धीरे धीरे अब एक तीव्र प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई।
एक तीखी प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई। बहुत लोग अपनी आर्थिक जड़ से उखड़ गए। वो समाजवाद के युग में जिन कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिलती थी, अब राज्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया आर्थिक उदारीकरण के नाम पर, तो उस वर्ग में भी प्रतिक्रिया हुई। तो अब यही जो संकट उथल पुथल की स्थिति शुरू हुई, उसमें फिर एक बार राष्ट्रवाद का कमबैक हुआ। राष्ट्रवाद का कमबैक का मतलब है कि आर्थिक उदारीकरण ने कहा भूमंडलीकरण की बात की थी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण की विफलता ने भूमंडलीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे राष्ट्रवाद ने सिर उठाया और राष्ट्रवाद के साथ उग्र राष्ट्रवाद ने सिर उठाया। अब इसी उथल पुथल के स्थिति में उस राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने के लिए अलग अलग देशों में कुछ पावरफुल लीडर पैदा होने लगे, मजबूत पार्टियां बनने लगी, और वह अपने राष्ट्र के अस्मिता की रक्षा के नाम पर कि हमें राष्ट्र को महान बनाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, फिर पुराने गौरव पर राष्ट्र को पुराने गौरव की तरफ ले जाना है, उसने शक्ति अर्जित करनी शुरू कर दी। और उसने डेमोक्रेसी को तो बनाए रखा, लेकिन डेमोक्रेसी का अब नेचर ही बदल गया। वह धीरे धीरे वन पार्टी रूल, वन मैन रूल, एक व्यक्ति के प्रभाव या एक व्यक्ति की विरासत जैसी चीज बनने लगी। वही समय है कि आप देखोगे 2001 में धीरे धीरे रूस में व्लादिमीर पुतिन का उद्भव होने लगा, उधर आप देखोगे तुर्की में एर्दोआन का उद्भव होने लगा, और इसी तरह दुनिया में जो पावरफुल गवर्नमेंट और पावरफुल जो लीडर्स है वो दुनिया में आने लगे, और ऐसा लगा कि अब डेमोक्रेसी के दिन लदते जा रहे हैं, क्योंकि संस्थाएं हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे एक व्यक्ति और एक पार्टी का महत्व बढ़ता जा रहा है। रही सही कसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा कर दी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दो प्रकार के विवाद को जन्म दिया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। एक तरफ कुछ ही क्रिटिक्स का मानना है कि जब सूचना प्रौद्योगिकी आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो इट हैज ओपन्ड द वर्ल्ड और इट हैज सरपास द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये कहना था कि एक समय था कि 500 लोग बैठकर किसी पार्लियामेंट में, किसी विधानमंडल में राष्ट्र के भविष्य का निर्णय लेते थे, और बाकी लोग उसको न्यूज़पेपर में देखते थे, और लोगों के आपस में कांटेक्ट नहीं था। और चुनाव के समय नेता आते थे, लोगों को अपने ढंग से अपने कार्यक्रम के बारे में बताते थे, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचती थी, और न्यूज़पेपर पर भी धीरे धीरे सरकार का प्रभाव और नियंत्रण बढ़ रहा था। बहुत सारे इस तरह के मीडिया हाउसेस होते थे जो कहीं ना कहीं सरकारी खर्च पर चलते थे, तो लोगों के पास बहुत लिमिटेड और सेंसर्ड न्यूज़ पहुंचता था, और 500 लोग विधानमंडल में बैठकर बातें करते थे। उसमें एक छोटा सा जो ग्रुप होता था, वो एक छोटा सा ग्रुप देश के भविष्य का निर्णय करता था। लेकिन जिस समय सूचना प्रौद्योगिकी आई, सोशल मीडिया खुल गया, और उसी समय दुनिया खुल गई। अब कॉमन पीपल तक एक्चुअली देयर वाज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द न्यूज नाउ। अब सबसे पहले तो सूचना का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। अब सूचना का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ तो उसका सबसे बड़ा परिणाम सूचना के डेमोक्रेटाइजेशन का हुआ कि जायज नाजायज हर तरह की सूचनाएं हर लोग तक पहुंचने लगी। और ऐसी स्थिति में अब जो पहले से चली आ रही पार्लियामेंट्रियन इंस्टीट्यूशंस थी, उनके प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी। कैंडल मार्च शुरू हो गया। उधर 2011 में देखोगे वहाँ अमेरिका में, अब देखोगे जो पॉपुलर मूवमेंट, वॉल स्ट्रीट मूवमेंट आप देखते हो, वह शुरू हो गया। और अब देखोगे इसी प्रकार से दुनिया में उधर अरब कंट्रीज में आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा, अरब स्प्रिंग आ गया। बाकी देशों में एक कोई ना कोई बड़े सामाजिक मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च शुरू हो जाता। तो मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी होने लगी, वो थी पॉपुलर गवर्नमेंट। तो इस पर अब कुछ एक स्कॉलर कहते हैं कि एक कोलिन कॉचर हैं, कोई सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि वी हैव इंटर्ड इनटू द पोस्ट डेमोक्रेसी एरा। अब हम लोग एक दुनिया में एक पोस्ट डेमोक्रेसी एरा में आ गए, क्योंकि अब डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन ही पुराने पड़ गए। उसका एक दूसरा भी पक्ष सामने आया। अब जो दुनिया में जो मजबूत सरकारें थी, जैसे चाइना में आप सी जिनपिंग देखो, यहाँ व्लादिमीर पुतिन देखो, या दुनिया के जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और इस तरह के जो पार्टीज हैं, उन्होंने सोचा कि चलो इसी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। अब वैसी सरकारों ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से
लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भड़काना शुरू कर दिया। और चूंकि लोगों पर अपने प्रभाव को बढ़ाया और पार्लियामेंट की अवहेलना की, दुनिया में हर जगह पार्लियामेंट का सेशन छोटा होने लगा, निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति सम्मान की भावना कम होती गई, और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी, जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार और पावरफुल जो लीडरशिप है उसके द्वारा जो चलाया गया, इस कारण से अब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की अहमियत कम होने लगी, उनकी खुली अवहेलना होने लगी। तो अब इसी आधार पर पूरी दुनिया में जब 2016 में विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ, 2016 में ब्रेग्जिट हुआ, तो अब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि लगता है कि डेमोक्रेसी के दिन अब समाप्त हो गए। अब मैं स्टूडेंट्स इसी पर मैंने कुछ बुक्स के बारे में भी परिचय करवा देना चाहता हूं। आपको कभी निबंध में कहीं भी कोई रेफरेंस देना होगा तो किस बुक का रेफरेंस देना चाहिए, आई विल जस्ट टेल यू। तो इस तरह से पुस्तक को देखना पहले आपके लिए उचित है। देखो, जो बुक आए हैं, ये बुक तो मैंने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ही पढ़ा है। ये बुक मुझे बुक शेल पर उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं 2021 में इस मुद्दे पर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक मुझे यही लगा, ओपन डेमोक्रेसी, रीइन्वेंटिंग पॉपुलर रूल फॉर द 21st सेंचुरी। जैसे एलन लैंड मोरे हैं, उनकी बुक है। और ये बुक का बेसिक थीम क्या है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसने कहा कि देखिए, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है जो हम लोगों की है, दूसरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसका क्लेम एंशिएंट ग्रीस रोम वाले करते हैं। स्विट्जरलैंड मॉडर्न एज में आप देखते हो कि कुछ कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो ऑथर है, ये मैंने इसलिए इसको इस साइट पर दिया कि कभी अगर आपको कोट करना है तो आप यहाँ से इनका नाम ले लें और इस बुक को एक बार गौर से देख ली। बुक का मुझे फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं और बाकी बुक में है। एक दो बुक है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ही पढ़ा है, जैसे एलन लैंड मोरे की बुक है ये, और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो तरह के हैं, स्टूडेंट केवल इसको कोट कर सकते हैं कहीं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, उनके पास वो लग्जरी नहीं है। लेकिन जो बुक लवर हैं, और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे हैं बुक लवर्स जो बुक अच्छे पढ़ना पसंद करते हैं, तो अगर अच्छे बुक को पढ़ना चाहें डेमोक्रेसी के भविष्य के बारे में या उसके अतीत के बारे में, तो मुझे लगता है ये बुक उनको काफ़ी प्रभावित करेगी। क्योंकि इसमें देखिए दो तीन चीज़ें जो हमें सबसे अच्छी लगी, वो ये है कि कहा कि देखो, हमें ना तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फेवर किया गया है, इसको तो फेलियर ही माना गया, लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको भी मतलब फिजिबल नहीं माना गया कि ये फिजिबल ही नहीं है, कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव ही नहीं है। तो बदले में उसने ओपन डेमोक्रेसी कहा। ओपन डेमोक्रेसी कहा कि आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इसने एग्जाम्पल दिया, इसने 3 कंट्री का, इसमें फिनलैंड का एग्जाम्पल है, आइसलैंड का एग्जाम्पल है, और एक बड़ा स्टेट में फ्रांस का भी एग्जाम्पल है। उसने कहा कि इन देशों में देखा गया कि नई नई समस्याएं, अपनी अब जो समस्या आई, कुछ ऐसे नेशनल इशूज आए जिस इशूज पर सहमति बनना मुश्किल था, उस पर लोगों में काफ़ी विवाद था, लोगों में काफ़ी बेचैनी थी। जैसे फ्रांस में इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का मुद्दा था, तो उसमें उसको टर्म एक दिया है क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग उसने कहा कि इसने क्राउड सोर्सिंग इस तरह से हुआ कि एक तरफ तो असेंबली है, जो विधानमंडल है वहाँ की, वो अपना निर्णय लेगी, वहाँ का जो पार्लियामेंट का है, विधानमंडल का है, वो निर्णय लेगा। लेकिन उससे इतर उसने कहा कि कुछ रैंडमली सिलेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं पूरे देश में, वैसे सभी फील्ड से रैंडमली सिलेक्टेड लोगों को मिलाकर 99, 100, 200, 300, 400, उसको इस तरह से एक रैंडमली सिलेक्टेड असेंबली बनाई गई और उनका भी अप्रूवल लिया गया, ताकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव भी सही मायने में दूसरे भी आ सकें और उनकी भी सहमति इसमें ली जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय सहमति बनती दिखे। तो मतलब इनका ये मैसेज है कि यह ऐसा आइसलैंड और फिनलैंड जैसे देशों में किया गया, तो ऐसे तो छोटे देश हैं, लेकिन यह फ्रांस में भी यह प्रयोग हुआ मैक्रोन के समय। तो फ्रांस में यह प्रयोग हुआ, इसका मतलब यह है कि ओपन डेमोक्रेसी मरी नहीं है और मर भी नहीं सकती है। और हम कैसे घोषित कर दे डेमोक्रेसी मर जाएगी? अगर डेमोक्रेसी गई तो रेडीमेड हमारे पास मॉडल क्या है?
यही तो प्रॉब्लम कैपिटलिज्म के साथ भी आ रहा है। कोई कहेंगे कैपिटलिज्म सरवाइव करेगा, कैपिटलिज्म सरवाइव नहीं करेगा तो फिर क्या सरवाइव करेगा? सोशलिज्म का एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया, वो नहीं हुआ, तो देन व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट टू कैपिटलिज्म? उसी को ह्यूमन थोड़ा बनाना होगा, उसी को थोड़ा बियरेबल बनाना होगा, सहनीय बनाना होगा, उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी को ओपन डेमोक्रेसी के माध्यम से हम ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। डायरेक्ट तो बनाना अपने बस की चीज नहीं है, वो संभव भी नहीं है। इतने पॉपुलस कंट्री में जहां दुनिया के 7 बिलियन से अधिक लोग हैं, वहां पर इस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? तो ये हमें बुक बहुत काफी प्रभावित किया, तो ये बुक मैंने लाइक किया। दूसरा बुक है हाउ टू लूज अ कंट्री। अब ये एक टर्किश ऑथर हैं, महिला, वो एस टुमेल कुरान। तो एस टुमेल कुरान एक टर्की महिला है, उन्होंने ये लिखा है द 7 स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप। ये मैंने पढ़ा, लेकिन ये मुख्य रूप से हालांकि इंडिया का भी रेफरेंस है, लेकिन टर्की के लिए है। और ये तुर्की के परिप्रेक्ष्य में है कि कैसे एर्दोआन ने 7 स्टेप्स, कैसे पहले अपने समर्थकों का वर्ग बनाता है, कैसे एक अपनी पॉपुलर छवि बनाता है, कैसे नेता एक लीडरशिप 1 स्टेप से दूसरे स्टेप में अपने आप को मजबूत करके और डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा करता है। तो इसमें अगर हाउ टू लूज अ कंट्री, यह थोड़ा ज़्यादा रेडिकल विचार है। और मैं, जो बुक लवर हैं वो अगर इसको पढ़ेंगे, ये तो मुझे लगता है 2020 में आया था, तो वो पढ़ सकते हैं, उनको मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन जो स्टूडेंट के महकमे में ये मुझे बहुत यूज़फुल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें रेफरेंस कहीं ना कहीं टर्की का परिप्रेक्ष्य है, तो आप रेफरेंस में बुक का नाम दे सकते हैं, लेकिन इस बुक को लेकर हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। एक तीसरा है जो इसके साथ भी वही है, ये बुक, वो दोनों बुक तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में पढ़ा था, ये बुक मैंने फिजिकल फॉर्म में भी लिया, क्योंकि मेरी पहली फिजिकल फॉर्म में चूंकि मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जो मुझे फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है पहले मैं उसी को पसंद करता हूँ। ये बुक काफ़ी चर्चित हुई थी, और जोशी जोसेफ का ये बुक है, इसका नाम है द साइलेंट कू। तो द साइलेंट कू है ये बुक, लेकिन ये बुक भी फिर स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल नहीं है, क्योंकि देखो यूपीएससी या जो स्टेट सर्विसेज में हम लिखते हैं, विशेषकर ये तो मैं आपको यूपीएससी के लिए बता रहा, तो उसमें क्या होता है, यूपीएससी के लिए या फिर जो बुक लवर्स हैं वो पढ़ सकते हैं। तो मैं उसमें यह आपको कहना चाहूँगा, स्टेट में भी आप दे सकते हैं रेफरेंस, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर बढ़ेगा। तो वहाँ पर एक हमारे सामने बैरियर होता है, एक कुछ कॉन्स्ट्रेंट होता है कि ये मतलब थोड़ा सा हमें वहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस लेकर चलना पड़ता है, बहुत एंटी गवर्नमेंट नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो जाने से फिर हम कोई एक ओपन इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे हैं, हम एक ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत काम करने जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर वहाँ पर थोड़ी सीमाएं बंधी होती हैं। तो इसलिए बहुत रेडिकल विचार को वहाँ हम पसंद नहीं करते, और क्योंकि वहाँ पसंद नहीं किया जाता। तो ये जो जोशी जोसेफ हैं, एक इंटेलेक्चुअल को जानने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बुक में इनका भाव क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। इनका भाव यह है कि देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जितनी भी, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है, कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हुई उसमें गवर्नमेंट बना, पॉलिटी भी अपनी जगह रही, लेकिन उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है उस पर इसने प्रकाश डाला। कहा कि 2 तरह की खामियां आई जिसने डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल दिया। एक तो चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का इतना इंटरवेंशन रहा, हालांकि ये किसी गवर्नमेंट का नाम स्पेसिफाई नहीं करता है कि भाई ये गवर्नमेंट है, इससे पहले ये बताते हैं कि शुरू से ही जितने भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस गवर्नमेंट या कोई भी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरवेन किया जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे। इस कारण से उनका गवर्नेंस सिस्टम है वो एक तरह से कोलैप्स कर चुका है। तो उस यहाँ पर बॉम्बे राइट्स का भी इसने दृष्टांत दिया है कि बॉम्बे में जो उस समय टेररिस्ट एक्ट हुआ था, जिसमें जो अचानक से पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आकर हमला किया था और उसने 2008 में जो अफरा तफरी मचा दी थी, तो उसके बारे में बताते हैं कि बाद में पाया गया कि जिस ऑफिसर को जिस पोस्ट पर और जहां होना चाहिए उनकी ड्यूटी कोई और निभा रहा था। तो वही दृष्टांत में इसने दिया है। दूसरी बात इसने कहा है कि जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी के नाम पर उसने इतना ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पावर दे दिया है, और उनको इतना ज़्यादा नेशनलाइज कर दिया है, इतना ज़्यादा उसको नेशनलाइज कर दिया है कि वो इंस्टीट्यूशन से वो न्यूट्रल नहीं रह गए, वो कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट एंड प्रो एग्रेसिव नेशनलिस्ट हो चुके हैं। तो इस कारण से जो हमारे यहाँ का जो गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं है, और डेमोक्रेसी भी
एक ऊपर से डेमोक्रेसी है लेकिन अंदर से एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो सारी इंस्टीट्यूशंस में अपनी पैठ बनाए हुए। तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह रेफरेंस मैं उचित नहीं मानता, तो इसको आप अवॉइड कर जाइए। अब कहेंगे यह आपके काम का हो सकता है, द एज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन। द एज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन जो आपकी बुक है, इसमें प्रत्येक देश में, जैसे चाहे वो स्पेन का बोल्सोनारो है, एक पूरी लिस्ट दी गई है। ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। मतलब यूजफुल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, स्टूडेंट्स इसका रेफरेंस बिल्कुल दे, द एज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन, और वर्ल्ड कंटेक्स्ट में दे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से लेकर एर्दोआन और बोल्सोनारो, ये इन सारे ऐसे जो दुनिया के जो ऑटोक्रेटिक है, इसमें बोरिस जॉनसन को भी लिया हुआ है, तो उनका भी दृष्टांत दिया हुआ है कैसे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने ब्रेक किया, अपने अंतर्गत लाया है। पहले अपने समर्थकों को इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठाया है, फिर कैसे जनता को इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है, उनमें कैसे नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड किया है, किस प्रकार से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे अपने इम्पैक्ट में लिया है, जिसमें कि जुडिशियरी पर भी अपना प्रभाव क्षेत्र कायम किया है। और तो एक स्ट्रॉन्ग मैन जो पूरी दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग मैन आया, इसकी तुलना की गई है 1930 से। सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि इसने 2020 के दशक की तुलना 1930 के दशक की यूरोप से की है, और कहा है कि यही जो हाल 1930 के दशक में हुआ था कि हर जगह डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई थी और वन पार्टी रूल आ गया था, जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, उसी तरह से अभी दुनिया में ये सारी सरकारें जहाँ तहाँ अन्य देशों में स्थापित है, और लग रही है कि 1930 की घटना की पुनरावृत्ति है। तो ये मुझे इम्प्रेसिव बुक लगी। एक बुक है, इसमें भी मैंने दिया हुआ है इसको, द एज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन, तो इसको आप ले सकते हो अपने, इसे इसका रेफरेंस, केवल इस बुक का नाम आप ले सकते हो, कहीं भी डेमोक्रेसी पर लिखना हो तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो। एक बुक इसमें भी है, और मैंने टू किल अ डेमोक्रेसी, इंडियाज पैसेज टू डेस्पोटिज्म, और ये देवाशीष रॉय चौधरी का है ये, और जॉन केन है, लेकिन मुख्य कैरेक्टर यही है। ये इंडिया स्पेसिफिक है। ये बुक में मैं थोड़ी सी यहाँ भी सावधानी बरतने के लिए कहूँगा, और सावधानी बरतने की वजह ये होगी कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया है, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट विचार ज़्यादा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट पर कुछ ज़्यादा प्रहार है, लेकिन हम उससे बच सकते हैं। इस बुक का रेफरेंस हम दे सकते हैं और उस प्रहार से हम बच सकते हैं। जैसे इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे इसने रामचंद्र गुहा को कोट किया हुआ कि रामचंद्र गुहा ने इंडियन डेमोक्रेसी को कहा था 50-50 डेमोक्रेसी, अब कहने लगे हैं 70-30 डेमोक्रेसी। मतलब कि 50% पहले माना, अब मान रहा है कि 30% ही रह गया है, अब 70% नहीं रहा। उसी तरह से योगेंद्र यादव को कोट किया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इंडियन रिपब्लिक में 3 Ds है, 3 Ds का है डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट, लेकिन आज 3D खतरे में पड़ गया है। तो वो सब का रेफरेंस हमें नहीं देना है, लेकिन इसने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि देखिए पहले जो डेमोक्रेसी कोलैप्स होती थी वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के कारण। पूरे कोल्ड वॉर में क्या होता था कि एक मिलिट्री कू आता था, तख्ता पलट होता था, और तख्ता पलट के बाद डेमोक्रेसी समाप्त हो जाती थी। 1950 सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1990 के बीच आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी इसी प्रकार से दुनिया में कोलैप्स होती गई है। लेकिन उसमें एक आता था, कहता था कि भाइयों आप लोग चिंता न करें, आप लोग सुरक्षित हाथों में हैं, अब डेमोक्रेसी अब आपके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये हैं, और फिर वो मिलिट्री डिक्टेटर से परिचय कराता था। तो लोग घबराते थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी मांग करती थी हमारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, हमारा प्रेसिडेंट कहाँ है, उसको कहाँ नज़रबंद किया हुआ है, आप निकालिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपके सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी तरह हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि लोगों में इतनी एक्यूट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। ये पेंडेमिक का भी दृष्टांत देता है। पेंडेमिक में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा हालत में था, लोग मर रहे थे, स्टारवेशन। तो कहा जाता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट की शर्त होती है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वह कॉन्ट्रैक्ट होता है सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। तो जो गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं दे, वो डेमोक्रेसी कैसे रह गई। तो इनका मूल भाव यही है, और मुझे लगता है कि बुक का रेफरेंस देने में कोई बुराई नहीं, आप अच्छा दे सकते हैं। इसके बाद तो एक बुक है, लेकिन मैं इसको इस बुक को मैंने सच पूछे तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं, मुझे ऐसा इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। मोहन मेनन का है, और यह है द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें, लेकिन इस बुक को मैंने सच पूछे तो आई एम मेकिंग ए कन्फेशन कि मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसा यूनिक इसमें लगा नहीं कि मैं इसे ले सकूं। तो मैंने यहाँ पर दृष्टांत के तौर पर आपको दिया
कि इतनी पुस्तकें हैं जो पिछले 2020 से 2022 के बीच क्राइसिस ऑफ 2021-22 के बीच क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी पर आई है, और उसका रेफरेंस मैंने दिया। आप लोगों को मैं इसी तरह से कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इशू लेकर आऊँगा कुछ बुक्स के रेफरेंस के साथ, ताकि आपको जब भी जरूरत हो, निबंध से लेकर जीएस पेपर में आप देखेंगे टॉपर के भी या कोई भी, तो एक बहुत अच्छा और बहुत ऑथेंटिसिटी आपकी राइटिंग में आती है कि अगर आप बुक का नाम सिर्फ कोट कर देते हो, उससे ज़्यादा का स्कोप तो आपके पास है नहीं। और जो हमारे चैनल पर बुक लवर्स हैं वह उस बहाने उस बुक को देखें और जरूरत समझे तो बाजार से खरीद कर पढ़ भी सकते हैं, तो दोनों फ़ायदे हैं। तो हम आते रहेंगे। इसके अलावा मैं कुछ यही बुक, केवल नई बुक को लेकर ही नहीं, मैं और बहुत सारे ऐसे इशूज लेकर आऊँगा जिसमें पुराने बुक का भी रेफरेंस दूंगा, जो क्लासिकल तरह का टेक्स्ट है, जो हिस्ट्री में है या पॉलिटी में है या इकोनॉमी में है, मैं वैसे बुक के रेफरेंस के साथ भी आना चाहूँगा। और यह मैं इसलिए चाहता हूँ कि इसका नाम ही है नॉलेज इन्हेंसमेंट सीरीज। आप देखते हो कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच स्टैंडर्ड बढ़े, नॉलेज बढ़े, और हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग जितना अधिक लाभान्वित हों और हिस्ट्री की जो अहमियत है इस विषय की, उसको हमेशा बरकरार रहने दें, और इसमें हम सभी लोग मिलकर इसकी वृद्धि करें। तो आज इतना ही रुकते हैं, फिर हम दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे इशू के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।